नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप में संपत्ति का अंतरण करता है। या तो वह संपत्ति को बेचता है, या तो वह संपत्ति को खरीदता है, या किन्हीं अन्य प्रकार से भी वह संपत्ति के संबंध में कई प्रकार के संव्यवहार करता है। भारत में यह जो संपत्ति से संबंधित संव्यवहार किया जाता है वह किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, इसी पर आज का मेरा एपिसोड आधारित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं भारत में संपत्ति अंतरण से संबंधित जो विधि है उसके बारे में डिटेल से बात करूं, आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जब भी मैं इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी तुरंत नोटिफिकेशन या जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पर आधारित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यह एक्ट नंबर 4 है, जिसका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस अधिनियम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि प्रथम बार भारतवर्ष में संहिताबद्ध रूप में 1882 में अस्तित्व में आई। इसके पूर्व संपत्ति अंतरण से संबंधित जो संव्यवहार होता था वह विनियमों, साम्य, न्याय और शुद्धिकरण के सिद्धांत से विनियमित होता था, परंतु इन विनियमों के अंतर्गत संपत्ति अंतरण से संबंधित कुछ ही बिंदु समाहित होते थे। चूँकि संपत्ति अंतरण से संबंधित कोई विधि लिखित और संहिताबद्ध नहीं थी, इसलिए जो न्यायालयों के निर्णय आते थे इस विषय पर वे परस्पर विरोधी होते थे तथा उनमें एक रूपता नहीं होती थी। इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित एक विधि को संहिताबद्ध करने के लिए इंग्लैंड में एक आयोग का गठन किया गया तथा उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह भारतवर्ष के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित एक सारवान विधि को संहिताबद्ध करे। तदनुसार आयोग ने एक बिल का प्रारूप तैयार किया तथा उसे भारत में भेजा। यह बिल संतोषजनक नहीं था, फिर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इच्छा का आदर करते हुए गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ इसे 1877 में परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसका प्रकाशन हुआ तथा प्रकाशन के बाद इस बिल की काफ़ी आलोचना हुई तथा इस बिल के संबंध में कई सुझाव भी आए। इन संशोधनों तथा सुझावों को एडॉप्ट करते हुए इस बिल में संशोधन किया गया तथा इसके संशोधित स्वरूप को 1878 यानी पुनः 1878 में प्रकाशित किया गया। बिल को नया रूप दिया गया और तीसरी बार पुनः प्रकाशित किया गया, तब जाकर 1882 में यह बिल तैयार होकर के अधिनियम का रूप प्राप्त कर सका। इस बिल के पारित होने के बाद सभी विनियम जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित व्यवहारों से संबंधित थे, उन सभी को पूर्ण रूप से निरसित कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि इस बिल में बहुत सारी कमियां थीं, बिल संतोषजनक नहीं था और 1882 में पारित होने के बाद भी इसकी तमाम खामियां प्रकट हो रही थीं और इसीलिए 1929 में इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया। आइए अब हम अधिनियम के विस्तार क्षेत्र अर्थात विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। संपत्ति का जो अंतरण होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला पक्षकारों के कार्य द्वारा और दूसरा विधि के प्रवर्तन द्वारा। एक बात यहीं पे स्पष्ट कर दूं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम
1882 का जो प्रावधान है वह केवल पक्षकारों के कार्य द्वारा जो अंतरण किया जाता है उसी पर लागू होता है। विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण पर यह लागू नहीं होता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण क्यों होता है, क्या होता है, और विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण क्या होता है। आइए हम इसी को समझते हैं। देखिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा अंतरण किसे कहते हैं? ऐसे अंतरण का तात्पर्य है जीवित व्यक्तियों के बीच करार द्वारा अंतरण। ऐसा करार अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है जो बी को अपना मकान 10,000 रुपये वार्षिक किराए पर यानी पट्टे पर देने का करार करता है। यहाँ पे संपत्ति के उपभोग का जो अंतरण हो रहा है वह पक्षकारों के कार्य द्वारा हो रहा है। चूंकि यह पक्षकारों के कार्य द्वारा हो रहा है इसलिए यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है जो अपना मकान बी को बेचने का करार करता है। ए अपना मकान बी से बेचने का करार करता है। यहाँ भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। दूसरी बात, विधि के प्रवर्तन द्वारा। विधि के प्रवर्तन द्वारा संपत्ति का अंतरण कब होता है, किसे कहते हैं? देखिए, यह कई रूपों में होता है तथा इस पर टीपीए का प्रावधान लागू नहीं होता है। जैसे वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति में, दूसरा है निर्वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति में, तीसरा है संपत्ति के समाहरण यानी जब्ती यानी सीज करने की स्थिति में, और चौथा है दिवाले या दिवालियापन की स्थिति में। देखिए, जब न्यायालय एक व्यक्ति को दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है तो जो उसकी संपत्ति होती है वह शासकीय रिसीवर में निहित हो जाती है। और चूंकि उसकी संपत्ति शासकीय रिसीवर में निहित हो जाती है, यह जो कार्य होता है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है। अर्थात शासकीय रिसीवर में जो संपत्ति अंतरित होती है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होती है। इसमें किसी विलेख की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु ऐसी निहित संपत्ति को जब रिसीवर बेचता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल, क्या वसीयत के मामले में संपत्ति का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है? यस, वसीयत के मामले में भी संपत्ति का जो अंतरण होता है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है, पक्षकारों के कार्य द्वारा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल में एक विल का निष्पादन कर दिया, एक वसीयत का निष्पादन कर दिया कि हमारी मृत्यु के बाद ये हमारी संपत्ति फला फला को जाएगी। उस व्यक्ति की जैसे ही मृत्यु होगी उसका जो वसीयत है वो प्रभावी हो जाएगा और जिस भी व्यक्ति के पक्ष में उसने वसीयत लिखा है उनको यह संपत्ति विधि के प्रवर्तन द्वारा चली जाएगी। यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा या यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होगा। एक सवाल और है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो संपत्ति का अंतरण होता है या जो संपत्ति उत्तराधिकारियों में जाती है, क्या यहाँ टीपीए लागू होगा? यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम अर्थात टीपीए लागू नहीं होगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार के मामले में जो संपत्ति उत्तराधिकारियों को जाती है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा जाती है, पक्षकारों के कार्य द्वारा नहीं जाती है। जैसे मान लीजिए ओ नामक एक हिंदू है जिसके 4 उत्तराधिकारी बी ब स द य हैं। जो ओ नामक हिंदू है उसकी मृत्यु हो गई
अब उसकी संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत चली जाएगी। यह भी जो अंतरण हुआ वह विधि के प्रवर्तन द्वारा हुआ, यह अंतरण पक्षकारों के कार्य द्वारा नहीं हुआ। यहाँ पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होगा। अब एक प्रश्न और है कि क्या अगर किसी के संपत्ति की जब्ती की जाती है, सीज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम का प्रावधान लागू होगा? नहीं लागू होगा। इसलिए नहीं लागू होगा कि संपत्ति जब्ती के मामले में भी जो संपत्ति का अंतरण होता है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है, और चूंकि संपत्ति का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है तो यहाँ पे टीपीए का नियम लागू नहीं होगा। देखिए, जब भी किसी की संपत्ति को जब्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो जब्त की जाने वाली संपत्ति होती है, जो जब्त संपत्ति होती है, वह जब्त करने वाले प्राधिकारी में चली जाती है, और यह जो संपत्ति जब्त करने वाले प्राधिकारी में जाती है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा जाती है, यह पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं जाती है। इसलिए यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एक प्रश्न और उठता है कि क्या डिक्री निष्पादन के मामले में अगर संपत्ति की नीलामी की जाती है तो क्या यहाँ पे टीपीए लागू होगा? यहाँ पर भी टीपीए लागू नहीं होगा, क्योंकि डिक्री निष्पादन में अगर किसी के संपत्ति को नीलाम किया जाता है तो जो नीलामी क्रेता होता है उसमें संपत्ति का अंतरण विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे टीपीए लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बो नामक एक व्यक्ति है, या बो के विरुद्ध एक डिक्री पारित की गई, और ऐसी डिक्री के निष्पादन में न्यायालय ने उसकी संपत्ति को नीलाम करने का आदेश दे दिया। अब यहाँ जो संपत्ति का अंतरण होगा वह नीलामी क्रेता का होगा, यानी नीलाम के माध्यम से जिसने उस संपत्ति को खरीदा उसको संपत्ति का अंतरण होगा। लेकिन यह संपत्ति का अंतरण जो होगा वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी प्रकार शासकीय अनुदान के मामले में भी संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होगा। देखिए, शासकीय अनुदान के मामले में जो संपत्ति का अंतरण होता है वह विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है, और चूंकि विधि के प्रवर्तन द्वारा होता है इसलिए यहाँ पर भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। साथ ही ऐसे अंतरणों पर भी इस अधिनियम के प्रावधान नहीं लागू होंगे जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से की जाती है। आइए अब संपत्ति अंतरण अधिनियम के स्कीम के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है उसका अधिनियम संख्यांक यानी एक्ट नंबर 4 है। इस अधिनियम में कुल 137 धाराएं हैं तथा यह 8 अध्यायों में बंटी हुई है। इस अधिनियम का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम करते हैं। पहले भाग में जो प्रथम भाग है वह अध्याय 1 और 2 है, यानी अध्याय 1 और 2 का अध्ययन हम इसके प्रथम भाग में करते हैं। अध्याय 1 और 2 में धारा 1 से लेकर 53A का अध्ययन हम करते हैं। इसमें कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात की गई है। इन सामान्य सिद्धांतों में अध्याय 1 में धारा 1 से 4 का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें अधिनियम से संबंधित प्रमुख बातें और निर्वचन खंड दिया गया है। इसी प्रकार अध्याय 2 में हम सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक का अध्ययन करते हैं, और साथ ही सेक्शन 38 से 51A तक का अध्ययन करते हैं। यानी अध्याय 2 में पहले हम सेक्शन 5 से 37 तक का अध्ययन करते हैं, फिर हम 38 से 53A तक का अध्ययन करते हैं। अब इस अधिनियम का जो दूसरा भाग है वह अध्याय 3 से 8 है, जिसमें धारा
54 से 137 का हम अध्ययन करते हैं। धारा 54 से 137 विशिष्ट अंतरणों से संबंधित नियमों का प्रावधान करती है। देखिए, अध्याय जो 3 है वह धारा 54 से 57 है, जो विक्रय सेल के बारे में प्रावधान करती है। अर्थात अध्याय 3 धारा 54 से 57 विक्रय के बारे में प्रावधान करती है। इसी प्रकार जो अध्याय 4 है धारा 58 से 104 वह बंधक और भार के बारे में बताती है, यानी यहाँ हम बंधक और भार के बारे में हम पढ़ते हैं। जो अध्याय 5 है धारा 105 से 117, यहाँ अध्याय 5 में धारा 105 में से 117 में पट्टा यानी लीज के संबंध में प्रावधान किया जाता है कि पट्टा कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, किसे कर सकता है, इन सब के बारे में प्रावधान किया गया है। अध्याय 6 जो धारा 118 से 121 तक में दिया गया है उसमें हम विनिमय यानी एक्सचेंज के बारे में प्रावधान को पढ़ेंगे कि संपत्तियों का, किन्हीं संपत्तियों का विनिमय यानी एक्सचेंज कैसे होता है। अध्याय 7 में जो धारा 122 से 129 में दिया गया है उसमें हम गिफ्ट यानी दान के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी गिफ्ट या दान के बारे में प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं दान भी एक प्रकार से संपत्ति का अंतरण है। कौन दान कर सकता है, किसे कर सकता है, दान की संपत्ति क्या होगी, प्रभावी ये कैसे होगा, इन सब का अध्ययन हम अध्याय 7 में धारा 122 से 129 में करेंगे। जो अध्याय 8 है उसमें धारा 130 से 137 है और धारा 130 से 137 में अनुज्ञेय दावों यानी एक्शनेबल क्लेम के अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम इस अधिनियम को यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। प्रथम भाग में अध्याय 1, 2 और धारा 1 से 53 का अध्ययन हम करेंगे और द्वितीय भाग में अध्याय 3 से 8 सेक्शन 54 से 137 का हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप तक सूचना मिल जाए। इसी के साथ आज के एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।